स्टूडेंट्स, मोर ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन में अब हम रिस्टोरिंग फोर्स जो कि प्रोड्यूस हो रही है इलास्टिसिटी की वजह से, इसको देखेंगे। हमने हमने कहा कि हमने जैसे ही फोर्स अप्लाई करके मैस को मूव करवाना शुरू किया, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज आना शुरू हुआ तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। और फिर इसका मतलब है हम देखते हैं कि फोर्स जितनी हम ज़्यादा करते जाएंगे, लेंथ में चेंज उतना बढ़ता जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इससे हमें यह नज़र आ जाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। रिस्टोरिंग फोर्स, फिर ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी हम फोर्स ज़्यादा करते जाएंगे। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन में जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। अप्लाइड फोर्स हमने राइट डायरेक्शन में अप्लाई की है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर अप्लाइड फोर्स के साथ हम नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस रिलेशन से हम रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हमने ऊपर देखा है, ऊपर कैलकुलेट की है जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, ये हम देख रहे हैं कि के एक्स के बराबर है। तो अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स को एफ आर से रिप्रेजेंट करूं, दैट इज इक्वल टू माइनस अप्लाइड फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करूं, और फिर जो है वो माइनस का साइन वैसे ही आएगा, और एफ की जगह जो है मैं अगर के एक्स पुट कर दूं तो ये इससे हमें जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इसको हम दोबारा लिख लेते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस इक्वेशन से हम फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये बेसिकली रिस्टोर कराने की कोशिश करती है स्प्रिंग को। अब हम जब स्टार्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हर पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि नेट इफेक्ट दोनों का जीरो होगा हर पॉइंट पे, जिससे ये पता चलेगा कि नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी। जब नेट फोर्स जीरो होगी तो यहाँ पे कोई एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मैस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ए तक मूव करेगा। लेकिन जब ए पे जाके हम रुक जाते हैं, फिर हम फोर्स अप्लाई करना, अप्लाइड फोर्स जो है ये ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं? हम मैस को रिलीज़ कर दें। तो अगर हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर हम मैस को रिलीज़ कर दें, मैस रिलीज्ड, तो यानी कि हमने मैस को छोड़ दिया, हमने उस पे खुद से कोई फोर्स अप्लाई करना बंद कर दी। तो इससे ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जीरो हो गई। जब अप्लाइड फोर्स जीरो हो गई तो अब नेट फोर्स हमारे पास जो है, अब नेट फोर्स जो है वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। नो, नेट फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स, नेट फोर्स। तो अब इस नेट फोर्स की वजह से जो है वो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। अब नेट फोर्स है और वो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? ये मैस को, क्योंकि हमने मैस को रेस्ट पोजीशन में लाके छोड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे फिर जीरो है। रिस्टोरिंग फोर्स इस पे अप्लाई होगी, इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस करके इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू करेगी, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू करेगी, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका जीरो से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अब इस एक्सलेशन को हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ मैथमेटिकली हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसलिए F को एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ आर इज इक्वल टू एम ए। अब अगर जो है वो एक और भी एफ आर के लिए जो हमने इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, इस इक्वेशन सेकंड को और इसको हम थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एम ए, एम जो कि मैस है ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का यानी कि मैस, और ए जो उसमें एक्सलेशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स। और ये के एक्स जो है ये सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आया है। सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया हमने। ए एम अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन जो है ये मुझे एक्सलेशन की वैल्यू देगी, और ये एक्सलेशन वो एक्सलेशन है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी एक्सलेशन की वजह से मैस जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग जो है फिर नॉर्मल फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं, चलिए इस इक्वेशन को एक नंबर दे देते हैं 4, और इस इक्वेशन में हम देखते हैं के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम
जो है वो मैथ चेंज नहीं कर रहे, इस सिस्टम का मैथ चेंज नहीं कर रहे, तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट। तो जैसे कि हमने ऊपर प्रोपोर्शन को इक्वेशन में चेंज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, अगर अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो इक्वेशन दोबारा से प्रोपोर्शन में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर हम अगर हटा दें k/m को, तो इक्वेशन हमारे पास प्रोपोर्शन में आ जाएगी और ये होगी a प्रोपोर्शनल टू -x। तो देखें जैसे कि हमने बात की थी कि एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। ये मीन पोजीशन जो है ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्सलेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ जो है वो नेगेटिव साइन से हमें मिल रही है। कैसे? हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा अवे होता है मीन पोजीशन से, जबकि एक्सलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सलेशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में वापस मीन पोजीशन की तरफ है। तो इससे हमें नजर आ रहा है कि एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जो कि नेगेटिव साइन से हमें नजर आ रहा है। तो ये हमें जो है वो पॉइंट फिर करेक्टरिस्टिक क्लियर हो जाती हैं कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, उसकी वजह से एक्सलेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब खैर यहाँ पे मैस जब वापस मूव करेगा, तो वापस मूव करते हुए जब वो मीन पोजीशन पे आएगा, तो मीन पोजीशन पे आके उस स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई, क्योंकि स्प्रिंग नॉर्मल फॉर्म में आ गई। स्प्रिंग तक तभी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जब तक कि वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो जब नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई, इसका मतलब है एक्सलेशन भी खत्म हो गया। लेकिन मैस जो कि अपने इनर्शिया की वजह से जो है वो एक वेलोसिटी अटेन कर चुका है, तो वो रुक नहीं पाएगा बल्कि लेफ्ट डायरेक्शन में आगे मूव करता जाएगा, जिससे क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा तो अब जो है वो स्प्रिंग दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज होगी, यानी कि एकदम ही जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि दोबारा मैस की मोशन को जो है वो रोकना चाहेगी और उसे वापस नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहेगी। लेकिन फोर्स क्योंकि आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो आस्ता आस्ता कंप्रेस हो रहा है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाके फिर जो है काबू पा लेगी मैस की फोर्स पे, मैस के इनर्शिया पे। सपोज कि अब मैस जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है, इस पोजीशन को हम पोजीशन बी कह लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एक्ट करेगी और फिर इस तरह से इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी और फिर जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, जब फोर्स एक्ट कर रही है, मैस को रोकने की कोशिश कर रही है, तो एक्सलेशन, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है। तो वेलोसिटी क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो एक्सलेशन जो कि रिटार्डेशन है, अब इस केस में रिटार्डेशन से मुराद के वेलोसिटी में कमी हो रही है। तो अब एक्सलेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो एक्सलेशन जो कि रिटार्डेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के। तो अब हम फिर देख रहे हैं कि एक्सलेशन जो है वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा। तो लेकिन मैस जो है रिस्टोरिंग फोर्स आस्ता आस्ता काबू कर रही है, मैस के इनर्शिया पे आस्ता आस्ता काबू पा रही है, तो फिर जो है वो मैस एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है और ये डिस्प्लेसमेंट फिर उतना ही है जितना के पहले था। तो अब यहाँ पे मैस रुक जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स उसकी मोशन पे, उसके इनर्शिया पे टोटली काबू पा लेगी और इतनी यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी कि उसने उस पर काबू पा लिया। अब रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा से कंप्रेस स्प्रिंग को नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करेगी, तो मैस दोबारा से जो है मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। मीन पोजीशन पे आके जो है वो फिर नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा स्प्रिंग, लेकिन यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स खत्म होगी, लेकिन मैस ने फिर इनर्शिया जो है वो अपने इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा। इसने एक वेलोसिटी जो है वो अटेन कर ली है, तो इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा और दोबारा से पोजीशन ए की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी जो वापस उसको स्प्रिंग को रिस्टोर करवाना चाहेगी। तो मैस ए से फिर वापस मूव करेगा और फिर
अपने इनर्शिया की वजह से जो है वो ओ पे रुक नहीं पाएगा बल्कि बी पे आ जाएगा। तो इस तरह से मास जो है ए और बी के दरमियान कंजेक्टिवली ऑसिलेट करता रहेगा, बार बार ऑसिलेट करता रहेगा। और मास की ये मोशन जो है अंडर रिस्टोरिंग फोर्स है, और इसमें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन जो है मीन पोजीशन की तरफ है। तो इस तरह से मास की ये ऑसिलेशन, ये वाइब्रेशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है।